गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास का पार्ट 2 रीड करेंगे। राष्ट्रीय विकास। हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य अगर भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा यानी सोच भी अलग अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। आपस में इस विषय पर विचार करें, चर्चा करें कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। ऊपर जब हमने पढ़ा कि लोगों के विकास के बारे में धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इनके सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग आए होंगे। आप स्वयं इस प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे आपने, और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न यानी अलग या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, आपस में विरोधी भी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। हमें ये देखना होगा कि इनको बराबर का महत्व दिया जाए विचारों को आपस के अंदर, या फिर अगर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या हो सकती है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है, तो क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास का जो अभिप्राय है, जितने भी प्रश्न आते हैं कि सभी लोगों की धारणा एक जैसी नहीं है, आपस में विरोधी विचार भी हो सकते हैं, तो ये इसका लक्ष्य हो सकता है राष्ट्रीय विकास का। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे करते हैं या कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित क्यों कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है। कुछ देश विकसित होते हैं, कुछ अविकसित। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ कि एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर हो सकते हैं। जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों में समानताएं हो सकती हैं या कुछ में अंतर हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कौन सी चीज़ों का मापन करेंगे। कक्षा विद्यार्थियों को देखते हैं कि हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनकी ऊंचाई, कि कोई विद्यार्थी छोटे कद का है, कोई ऊंचा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनमें प्रतिभा कैसी है, उनमें रुचि के अनुसार भी अंतर हो सकता है। सबसे स्वस्थ जो विद्यार्थी होता है वो सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। स्वास्थ्य उसका बिल्कुल सही हो लेकिन वो सबसे पढ़ाकू नहीं हो सकता, ऐसा न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। सबसे जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है हो सकता है वो उनके मित्रता पूर्वक व्यवहार क्लास में ना रखे। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसको कैसे चुनेंगे। सामान्यतया हम विद्यार्थियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं यानी विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है कि उनकी आय किस प्रकार से विशेष, प्रति व्यक्ति आय उनकी क्या है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जिन देशों की आय ज़्यादा होगी, कम आय वाले देशों से वो अधिक विकसित हैं। यह इस समझ पर आधारित होता है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो मनुष्य को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें
यानी सभी वस्तुओं का अधिक होना वहाँ पर इस बात पर आधारित है, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। उस देश की जो कुल आय होती है वो पूरे देश के निवासियों की आय के बराबर है, पूरे देश की निवासियों की आय होती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात करनी चाहिए। सभी जो जनसंख्या है उसको देश की कुल आय से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मापदंड नहीं है कि कहीं देशों में जनसंख्या ज़्यादा होती है और कहीं देशों में जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या जहाँ कम है उस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो ये इतना उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, हर व्यक्ति कितना कमा सकता है, औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के जो अनुसार है, देशों का वर्गीकरण करने में हम इस मापदंड का प्रयोग किया गया था। वे देश जिनकी आय 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे भी कम है उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है। 2004 की रिपोर्ट के अनुसार ही 6 की रिपोर्ट के अनुसार भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है। निम्न आय वर्ग वाले देशों में भारत यानी विकासशील देशों में गिना जाता है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य वर्ष के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। आय और अन्य जो मापदंड हैं वो हम कैसे निकालेंगे? जब हमने प्रति व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा है, हर आदमी की जो आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं, उनको देखा या पाया, तो लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं कि समानता का व्यवहार होना चाहिए, दूसरों से आदर मिलना चाहिए, अपनी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे लक्ष्य उनके सामने होते हैं, इनके बारे में वो सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इनका निरीक्षण हम एक और उदाहरण के द्वारा करते हैं, जो तालिका 1.3 जिसके अंदर चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। पंजाब, केरल और बिहार की। पंजाब की जो प्रति व्यक्ति आय है 2002 से 2003 के लिए ये 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। केरला के अंदर 22,800 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। बिहार की जो है वो 5,700 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये तालिका जो है दर्शाती है कि ये आंकड़े वर्ष 2002 से 3 के हैं और वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल शुद्ध या नेट जो होता है राज्य घरेलू उत्पाद के हैं कि हर राज्य के अंदर इनकी औसत एवरेज ये निकलती है। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे पीछे यानी सबसे कम है 5,700 रुपये। इसका अर्थ है कि औसतन पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपये कमाता है और बिहार में औसतन वही व्यक्ति 5,700 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम, यानी पंजाब को सबसे ज़्यादा और बिहार को कम विकसित माना जाएगा।
अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालेंगे जो 1.4 के तालिका के अंदर हम देखेंगे।